ऑफ कोलंबियन फोर्स, राइट। इसके सम एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है कंपटीशन में भी, एनडीए में, आईआईटी जेईई में, नीट में, सारे में क्वेश्चन जो है वो कोलंबियन फोर्स के एप्लीकेशन से आ रहे हैं। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, कोलंबियन फोर्स और ग्रेविटी को लेकर, ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन हिस्टोरिकली आते हैं, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को, खास करके 12th क्लास में कोलंबियन फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज का वेक्टर फॉर्म, हाउ यू कैन वेक्टोरियली ऐड फोर्सेस, ये बेसिक जो 11th क्लास हो उसमें आपने पढ़ना जरूरी है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड समटाइम्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जस्ट लाइक जब हम लोग 11th में थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे पढ़ा था कि यूनिट मास पे लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स जो सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पे यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डिटेल अपने को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है। उसकी प्रॉपर्टीज हैं, 12th बोर्ड में आती रही हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज, उसको ग्राफिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। फिर अपने को गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम वाइड एप्लीकेशन है, 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के जो आता है किसी क्लोज सरफेस से, उससे लिंक क्वेश्चन आते रहे हैं कंपटीशन में, जेईई में, नीट में, एनडीए में और वेरियस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में। इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, मेरे नोट्स में डिटेल में है। इससे एक बेस्ट जो मटेरियल है वो टीचिंग के दौरान मैं देता रहा हूँ, लास्ट 4 डिकेड से मैं ये पढ़ाता रहा हूँ, तो बच्चे जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबके नोट्स। तो डिटेल में, चूँकि टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा मैं ये कोशिश करूँ कि आवाज प्रेजेंटेशन बच्चे इन्वॉल्व हों ऑल द टाइम, और किसी तरीके से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो कोई ऐसा हम लोग कनेक्ट हो जाएं जिससे प्रॉब्लम रिमूव होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आप अपना प्रॉब्लम दें मुझे, मैं उनको रिमूव भी कराऊं और ढेर सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, न्यूमेरिकल से एक्सरसाइज कराऊंगा। आई थिंक कि आप ये भी एक मेथड है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस गॉस थ्योरम की वाइड एप्लीकेशंस हैं। फॉर व्हाट? गॉस थ्योरम से अपन चाहें तो कोलंबियन फोर्स डिराइव कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, F = K1/4πε0r²। तो डेफिनेटली ये जो चैप्टर इंट्रोडक्टरी चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम में आईआईटी जेईई में बहुत सारे हमारी तरफ से स्पेशल टीचिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिराइव करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो देन हाउ इट मूव्स, व्हाट इज इट्स बिहेवियर, व्हाट इज इट्स लोकोमोशन मूवमेंट, ये पूरा डिटेल में मैं बताता हूँ। और सारे मेरे जो कंक्लूजन्स रहे हैं वो कंपटीशन में हूबहू करके आ जाते हैं। आईआईटी जेईई में तो मैंने देखा बहुत सारे, मैं नियरली अभी 40 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं देखा हूँ कि सारे कंक्लूजन्स जो मैं नट सेल में बच्चों को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ प्रूफ करके, वो सारे आ रहे हैं। तो मेरी जो बातें हैं वो वरीड ना हो, सारे पावरफुल चीजें अगर मेरी नोट्स पढ़ेंगे तो फिर किसी और दूसरी बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतने सारे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं तो सब लोगों से मैं पूछता हूँ कि इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वो यही बोलते थे कि सर के नोट सफिशिएंट हैं, इसी बुक को ऑब्जर्व करें। पुराने समय तो पीटी में बच्चे पीएमटी पीटी में सेलेक्ट होते थे तो वो तो सारे नोट्स पढ़ते थे। तो मैं डिटेल में बताऊंगा, कोशिश ये करूंगा कि रैपिड इसलिए हूँ कि कोर्स जो दिया है एनसीईआरटी कोर्स है और वेरियस स्टेट्स के जो कोर्सेज हैं उसमें रिडक्शन हुआ है, 30% कोर्स रिड्यूस हो गया, 70% पढ़ना है। मगर लाइफ तभी बनेगी बच्चों, तभी बनेगी ऑनली जब हम डिटेल में पढ़ेंगे।
हो सकता है ये महामारी है जो वो खत्म होगी और फिर से अपन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे क्लासरूम कोचिंग में, तब शायद ये होगा कि और मैं कर पाऊंगा। टाइम अगर बढ़ा लेंगे अपन 2 घंटे 2.5 घंटे कर लेंगे तो फिर ऐसा कर पाएंगे। चिंतित होने की जरूरत नहीं, अपनी सारी चिंता मेरे कंधे में दे दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। गॉस थ्योरम की वाइड एप्लीकेशन है, इसी में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरत है पढ़ने की। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के साथ में ये IIT जेईई में, नीट में, सब में आता रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में ये चीज अपने को पढ़नी है नट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड जो है उसमें मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटर रिलेटेड हैं। जब आप लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था। व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कि यूनिट मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाइए, लाने में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन है, दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आ सकती है, निगेटिव चार्ज की वजह से भी आ सकती है। तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एल्जेब्रिकली नेगेटिव पॉजिटिव जीरो रखता है। हम लोग पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा है, तो अपन ने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव है किसी मास की वजह से, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है। इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हायर कंपटीशन में भी बहुत जरूरी है इसके लिए। अब हम लोग पिछले सेशन में याद करिए थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा, राइट, याद होगा। बॉडीज को थर्मल कांटेक्ट में रखा, फिर कहा कि हीट एनर्जी जो है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ जाती, राइट ना। तो वो टेम्परेचर, और फिर एक चीज समझाई कि अगर टू बॉडीज इलेक्ट्रिफाइड हैं, आइसोलेटेड किसी स्टैंड पे खड़ी हैं, उनको इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में रखने गुड कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं, देन इलेक्ट्रिक चार्ज रियलिटी में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इस मैथमेटिकल बहुत सारा है डिटेल में, हर सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, ग्रेट क्वांटिटी है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड में पढ़ेंगे और इसको नियरली 5-6 पीरियड्स की जरूरत है जाकर के हमारा 12th और कंप्लीशन निकले। ठीक, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड में हम लोगों को इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, it is a device, electrical device, electrical arrangement by virtue of which we can obtain a great amount of electric capacitance, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी। आपने देखा होगा फैन लगे हुए हैं, उसमें एक छोटा सा आप कैपेसिटर लगा देते हैं, उस कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसमें उसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करते हैं इंजीनियर लोग। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उसके, आपको ट्वेल्थ बोर्ड में आता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल बताया है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसेस, हाउ, आप जब छोटे क्लास में थे 10th में तो आपने रेजिस्टेंसेस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस, सिमिलरली इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, इट वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, इंडक्टर है, आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का चैप्टर ग्रेट है। इसी में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, तो उसमें अपन लोग पढ़ेंगे कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उसको हम पढ़ पाएंगे। इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स,
इसी में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, उनका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ पाएंगे, हाउ दे बिहेव। आपने जब आप 11th में 10th पास करके आए होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो सर लोगों ने पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स की चर्चा की होगी, वो चीज़ें इसमें मटेरियल में पढ़ेंगे। मगर अपन लोग क्या है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, चूंकि ये पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड में है। जस्ट लाइक अपन लोगों ने 10th में पढ़ा था कि रेजिस्टेंसेस को सीरीज पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं, राइट ना। कैपेसिटर को भी सीरीज पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं। ग्रेट डिवाइस है और आगे इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी हैं, कैपेसिटेंस भी हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मेन है। 12th बोर्ड CBSE एमपी में इसी में एक वॉन डे ग्राफ जनरेटर था, डिवाइस है। हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्लीकेशंस हैं, हाई वोल्टेज जनरेट करने की कोई डिवाइस है, तो वो वॉन डे ग्राफ जनरेटर है। वो हो सकता है कि वॉन डे ग्राफ जनरेटर इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स 12th क्लास, ग्रेट चैप्टर, नियरली नीड्स 20 periods, 15-20 periods, 15-20 periods, डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग कितना अमाउंट में न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कितना अमाउंट में एक्सरसाइज करते हैं। दैट इज, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है। जो हमारे नेशन में कंपटीशन में आता है, एप्लीकेशन भी आता है, बेसिक प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है वो जानता है कि हमारा कैरियर ऐसा बनेगा, तो उसको एप्लीकेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज द फर्स्ट चैप्टर जो आपको लिखना है, राइट। अच्छा, अब देखिए जरा, चूंकि इंट्रोडक्टरी पीरियड है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इंट्रोडक्टरी पीरियड में आपको ये चीजें बने, डिटेल में पढ़ें। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं जल्दी जल्दी कोर्स बता दे रहा हूँ ऐसे ही, और इस कोर्स को करने के बाद, समझने के बाद इनिशिएट करें। सेकेंड पीरियड में टीचिंग चालू हो जाएगी, बिना टाइम डिले के सब लोग लिंक हो जाएंगे टाइम बाउंडेड प्रोग्राम के थ्रू, और मैथ्स की क्लासेस भी फिर इसके बाद इनिशिएट होंगी। मैथ्स की क्लासेस भी डिले नहीं होंगी, पॉसिबली मैं जल्दी से कोशिश करूंगा डेली पढ़ाने का, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी मुझे लगता है कि ABC चैप्टर क्लासीफाई कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चैप्टर ए जो है वो ओम्स लॉ से रिलेटेड है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंसेस, व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ दीज आर इंटर रिलेटेड। इसमें रेजिस्टेंस इन्वॉल्व आएगा, रेजिस्टेंसेस की वजह से उनका सीरीज पैरेलल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस, जब कॉम्बिनेशन करेंगे तब इनके बहुत सारी चीजें आएंगी, इन्वॉल्व होगी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ये है। सेकेंड चैप्टर है मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। नाउ मेजरमेंट में है क्या चीज, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको, जैसे रेजिस्टेंस मेजर करना है तो उसमें व्हीट स्टोन बेस, मीटर बेस, पोटेंशियोमीटर वायर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं बच्चों जो मेजरमेंट में काम आती है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, फिर इसके बाद है इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में इफेक्ट्स ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, ये इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, राइट। फिर चैप्टर थर्ड है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ग्रेट चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे कि बायो सावर्ट लॉ आता है। बायो सावर्ट लॉ
वाइड एप्लीकेशन है 12th बोर्ड में, तो नियरली हर सेशन में क्वेश्चन आए हैं, सारे बोर्ड्स में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी, इसमें एमपी बोर्ड में भी, स्टेट्स के वेरियस बोर्ड्स में भी, आईसीएसई बोर्ड में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, बायो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस आर देयर, एबीसी मेथड से आप बहुत सारे सिस्टम्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसी में आप बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, इसी में आप एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड, 12th बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चन, और कंपटीशन में तो बहुत है। कंपटीशन चूंकि आज की डेट में सारा कंपटीशन ऑब्जेक्टिव हो गया है, रिमेंबर ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करिए पावरफुल चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। जो एक्सपीरियंस टीचर है, तो जैसे हम लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जानते हैं कि ये चीज़ें बेसिकली आनी ही आनी है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पढ़ें, ज़्यादा उसे समय दीजिए ताकि आपको वो मेमोराइज हो जाए। तो ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये ग्रेट चैप्टर, इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फिर एक पहले चैप्टर हिडन है, इस बोर्ड से हटा दिया गया, अब आ भी नहीं रहा, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कहलाता है। यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पुराने समय में पढ़ाता रहा हूँ, पुराने समय में बहुत रहा, अब शायद नहीं है, मगर फिर भी जब टाइम हमारे पास निकल आएगा किसी तरीके से, कोई कारण या तो ये टेलीकास्ट वाली पीरियड में या पॉसिबल होगा तो जो हमारे पीरियड लगेंगे तो उसमें जो हम लोग क्लास रूम में पढ़ेंगे वो उसमें पढ़ा देंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ग्रेट चैप्टर है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, ग्रेट चैप्टर। इसमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आप छोटी क्लास में जानते रहे होंगे, उन्होंने जनरेटर या डायनामो डिस्कवर किया, आप उन्हीं के बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस एक ऐसी है जिसमें जब कभी भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है कहीं स्पेस में, तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम करते हैं। आपने देखा होगा थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, कोई भी पावर प्लांट्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती हैं। दीज ऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो सोर्सेज हैं उसमें ये हिला लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फैराडे के लॉज हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आप लेंज लॉज पढ़ेंगे, इसमें आप लोग बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, बहुत सारे फिनोमेना पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन का एक फिनोमेना होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का एक फिनोमेना होगा, ट्रांसफार्मर आप जानते हैं उसी पे म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, जो डायनामो जनरेटर्स हैं वो काम करते हैं। तो इसमें बहुत साइंटिफिक से लेवल्स हैं और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसमें इन्वॉल्व हैं कि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कुछ मेरी तरफ से स्पेशल रहते हैं, वो फूड डायरेक्टली आते हैं कंपटीशन में, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और मैथमेटिकल उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने में बहुत मदद मिलती है। तो ये ग्रेट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर एक चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल, एसी फंडामेंटल चैप्टर में है क्या चीज? इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिकली दो तरीके की हम लोग क्लासीफाई करते हैं, डीसी जो कि सेल बैटरियों से मिलती है, और एक ही एसी जो एसी जनरेटर से डायनामो से जनरेट होती है, ठीक है ना। तो एसी फंडामेंटल जो चैप्टर है इसमें सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जो हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इनके सीरीज कॉम्बिनेशंस 12th बोर्ड के लिए रखे गए हैं। इनका बिहेवियर, एसी जब इनसे फ्लो होती है देन हाउ दे बिहेव, इनका बिहेवियर, इनका फेजर डायग्राम है, इनका वेक्टर डायग्राम भी जैसे हम लोग कई बार कहते हैं, इनका टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशंस, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इनको एक रिजल्टेंट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, ये इनसे रिलेटेड बातें हैं। इसी चैप्टर में ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं, डायनामो का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं, बिकॉज एसी डायनामो एसी जनरेटर्स होते हैं, तो एसी डायनामो एसी जनरेटर के बेसिक प्रिंसिपल्स, उनके कंपोनेंट्स, हाउ दे वर्क, ये आपको 12th बोर्ड के लिए है।
फिर घर में आप देखते हैं जितने फैन है, सब मोटर्स हैं घर में, उसका यूज करते हैं। तो मोटर्स जो है वो उनका बेसिक प्रिंसिपल आप पढ़ सकते हैं, एसी डीसी मोटर्स हैं। आप देख रहे होंगे इन्वर्टर से चार्ज कर लेते हैं बैटरियों, फिर बैटरी फिर से जब लाइट चली गई, आपको एसी नहीं आ रही, तो आप डीसी जनरेट करके भी आप आसानी से अपने फैंस वगैरह चला सकते हैं, राइट ना। तो इसमें बेसिकली अपने को डायनामो, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन कॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, उसको डिटेल में आप पढ़ेंगे। दिस इज द वन पार्ट ऑफ फिजिक्स जो कि आपको 12th बोर्ड में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अनदर पार्ट ऑफ फिजिक्स है जो 12th बोर्ड के लिए, ये इतने चैप्टर, इसको कोशिश करना है जितना मिनिमम टाइम में अपन मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, टाइम टीचिंग का और लर्निंग का बढ़ जाए तो वो कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारा टाइम अपन लोगों ने लॉस कर दिया है, अब ये उस लॉस को तो हम टीचर और स्टूडेंट मिलकर ही उसको भरपाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है जो चैप्टर है नेक्स्ट पार्ट में, उसमें है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट मैकेनिकल वेव, जैसे अपन लोगों ने पिछले सेशन में जब वेव्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा था 11th, उस टाइम अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मैकेनिकल वेव से डिफरेंट होती हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि जब कभी भी दुनिया में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, उनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे। और ज़्यादा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं, मगर मैं कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बहुत सारे फिजिक्स के फार्मूलों को एक्यूमुलेट करके हाउ electromagnetic waves behave, what are the physical quantities related with the electromagnetic waves, what are the laws of their transmission, propagation, और उनके प्रॉपर्टी बेस्ड जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आते हैं उनको कोशिश करता हूँ कि छोटे बच्चों को, 12th के बच्चों को समझ में आ जाए, ताकि वो अपनी कंपटीशन की विंडो के सामने खड़े होते हैं और उनको फिर कॉलेज में जाना होता है तो उनकी चीज़ें उनको समझ में आए। इस वजह से मैं इनको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि पावरफुल चीज़ें एक्स्ट्रा दे दें जिससे बच्चे और अच्छे हो जाए। हुए हैं उसकी कोशिश मैं करता हूँ। मैथमेटिकल बहुत सारे फार्मूले हैं जो इम्प्रूव करता हूँ। 12th में कई बार आ सकता है, स्कूल के एग्जाम के लिए भी आ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर इसके बाद है चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में है क्या चीज? वेव ऑप्टिक्स में रियलिटी में हाइगन्स बेसिक प्रिंसिपल, हाइगन्स सेकेंडरी वेव थ्योरी है। हाइगन्स सेकेंडरी वेव थ्योरी से अपन लोग बहुत सारे फिनोमेना लाइट के एक्सप्लेन कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है। तो ये फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इस वाले में है वेव ऑप्टिक्स में, और इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 12th बोर्ड के बच्चे अगर और कंपटीशन के भी बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरी बात सुने कि जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। 12th बोर्ड में 101% आता है और वो उसमें फ्रिंजेस मिलती हैं, चमकीले कारी पट्टियाँ मिलती हैं जिनको हम लोग फ्रिंजेस कहते हैं। तो जो फ्रिंजेस हैं, दो फ्रिंजेस की विड्थ के लिए फार्मूला 12th बोर्ड में आता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत सारा कोर्स में है, जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या आप कॉलेज में कोई BSc डिग्रीज लेते हैं तो उनमें भी इनकी जरूरत पड़ती है। वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है। इसी में आप इंटरफेरेंस फिनोमेना पढ़ेंगे, इसमें डिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ेंगे, पोलराइजेशन फिनोमेना। अगर मेरे क्लासेस में रहे हों कभी इंटरेस्टिंग, मैं 11th में जब पढ़ाता रहा हूँ तो वेव ऑप्टिक्स सॉरी वेव फिनोमेना को एक्सप्लेन करते समय मैंने बताया कि लाइट वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड वन स्पेशल फिनोमेना इज देयर, पोलराइजेशन, जो कि ट्रांसवर्स वेव में ही हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं हो सकता, राइट ना। व्हाट आर योर क्वेश्चंस? पूरे दो कंट्री में तमाम क्वेश्चन और वर्ल्ड में क्वेश्चन माइग्रेट होकर फिजिक्स में आते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, वो मेरे दिमाग में सब घूम रहे होते हैं। यू कैन आस्क
any type of question, any type of doubt, you can remove. अगर अच्छा टेलीकम्युनिकेशन दोनों जन का मिल जाए और ये एक इस सिटी में, छोटी सी सिटी में मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा अपना ओपिनियन है कि हर टाइप के क्वेश्चन का रिमूवल आपको मिल सकता है। और आप मूव करके, ज़्यादातर बच्चे देखे होंगे हमारा ये पावरफुल क्वेश्चन मिल जाए, उसको रिमूव करा दे कोई टीचर, बस। ऑल नॉलेज इज बिल्डेड फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट्स, और अगर वो बेसिक कंसेप्ट का हमारा पिलर खड़ा हो जाए बच्चों, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप अच्छे हो जाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे, आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स में सिर्फ यही होगा, टेक्निकल स्टूडेंट साउंडेड होगा, जो बात करेगा एथेंटिक होगी, साइंटिफिकली सच होगी, और किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री की किसी जगह पे और स्पेस में कहीं पे भी वो लॉ प्रिंसिपल जो होगा जस्टिफाइड होगा। ये है साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक स्टूडेंट्स में। तो ये वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर ग्रेट है। फिर आप रे ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़िए। रे ऑप्टिक्स का चैप्टर जो है, इसमें बहुत सारे फिनोमेना है, जो कि जो बीम ऑफ लाइट है उसको बहुत पेंसिल मान करके लाइट रे उसको मान लेते हैं, और वो एक डायरेक्शन में चलती है, लाइट की स्पीड से चलती है। उससे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सारे फिनोमेना आप पढ़ेंगे। अब छोटी क्लासेस में शायद 10th में आपने पढ़ा कि मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, मिरर फार्मूला आपने पढ़ा होगा। छोटे जिसका एपर्चर छोटा है उसके लिए 1/v + 1/a = 1/f, ऐसे फार्मूले आपने पढ़े होंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर कोर्स में रखा है, पर मैं इंजीनियर होने के नाते, क्योंकि अब इंजीनियरिंग में हम जानते हैं कि मिरर्स के बिना किसी ऑप्था डिपार्टमेंट के डॉक्टर का काम नहीं चल सकता, राइट ना। और मिरर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिरर्स के एप्लीकेशंस पैराबोलिक भी हो सकते हैं। आप टार्च देख रहे होते हैं, आप चले जाइए जू में, जो रात में काम करते हैं लोग बिना टार्च के, वो उनकी टार्च रहती है, कितनी दूर तक जाते हैं। तो जो पैराबोलिक मिरर्स लगते हैं, कोर्स में नहीं है मगर फिर भी मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें रे ऑप्टिक्स में, पहले रिफ्लेक्शन में ऐसी रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन फिनोमेना से आप देख रहे हैं, हमने चश्मा लगा रखा है, इसमें नीचे जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, अब ऊपर जो है कॉन्केव मिरर है। बूढ़े लोगों को जो है बाईफोकल लगा हुआ है। तो बच्चों ये इसके बिना काम नहीं चलता, राइट। तो बूढ़े लोगों का स्पेशली, तो मेरा अपना विचार है कि सारे जो लेंसेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना। लेंस में एक फार्मूला है, लेंस रिफ्रैक्शन फार्मूला है, लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए वेरियस मेथड्स हैं, कपलिंग ऑफ लेंसेज है, लेंसों का कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं, जोड़ना, लेंसों को जोड़ के, और फिर कंबाइंड एक फार्मूला लगाना। डिस्प्लेसमेंट में ग्रेट मेथड 12th में आती है, 12th बोर्ड के लिए तो पैट है, डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ निकालना है। तो रे ऑप्टिक्स में ये ज्योमेट्री, इसी में आप प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन फार्मूला 12th बोर्ड में आता है, एमपी बोर्ड में तो रहता ही रहता है, सीबीएसई बोर्ड में तो उसको थिन प्रिज्म के लिए भी सीबीएसई बोर्ड में बहुत क्वेश्चन उसमें आते हैं। प्रिज्म के कॉम्बिनेशंस हैं, सम फिनोमेना है देयर, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रिज्म से समझाने के लिए है। आप छोटी क्लासेस में आप 10th में पढ़े होंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट अपने कलर में ब्रेक हो जाने की फिनोमेना है। इसमें आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ सकते हैं, बहुत सारे फिनोमेना, रेनबो फॉर्मेशन वगैरह है, डबल रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत सारे फिनोमेना है जो रे ऑप्टिक्स में आपको मिलेंगे। इसी में एक चैप्टर और है, ABC, ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखा, उसके एप्लीकेशंस हैं। व्हाट आर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैसेग्रियन टेलीस्कोप्स, वेरियस टेलीस्कोप्स आर देयर। अपन कैमरा यूज करते हैं, देखिए हम आपसे लिंक्ड हैं, कैमरे से ही लिंक्ड हैं। सो दैट इज वाई कैमरा है वो उनका डिटेल है, उन्हें थोड़ा बहुत कैसे वो ऑप्टिकली काम करते हैं, उनका रे डायग्राम ड्रॉ करना, हाउ दे फंक्शन, what are the physical quantity involved with microscope, telescope भी understood। तो ये चीज़ें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाएंगे हम लोग। तो ये रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है, राइट ना।
पहले पुराने ज़माने में होता था कि पुराने समय में, मैं आज से 30 ईयर बिफोर मैं ये पढ़ाता था कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं, तो रे ऑप्टिक्स के पार्ट में ही रहता था कि स्पीड ऑफ लाइट फोकॉन मेथड, फीजो मेथड से निकालते थे, माइकलसन मेथड से ना, वो है नहीं, राइट ना। अगर पुराने समय के आप हिस्टोरिकली कोई बुक उठाएंगे जो हिस्टोरी मेंटेन करती है क्वेश्चन के, तो उनमें क्वेश्चन आपको मिलते हैं, राइट ना। तो रे ऑप्टिक्स फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों आपको बता दें कि मॉडर्न फिजिक्स में ये चैप्टर इन्वॉल्व है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या चैप्टर इन्वॉल्व है? फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉन फोटॉन, बहुत अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रॉन फोटॉन। इलेक्ट्रॉन फोटॉन ये चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रियलिटी में। मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट बहुत है, प्रोटॉन का इंपॉर्टेंट बहुत है, तो ये समझना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन फोटॉन में क्या चीजें हैं? पहले तो आपको दुनिया में जितनी मेटालिक चीजें उनसे इलेक्ट्रॉन के इमिशन के तमाम वेरियस मेथड्स आपको सीखनी है। उन्हीं मेथड्स में से एक है मेथड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट किसी मेटालिक सेंसिटिव सरफेस पे पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसका डिटेल है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। कुछ आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, राइट। तो उन्होंने अपना एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया बाई कंजर्वेशन लॉ से कि एक फोटॉन आता है, उसके पास एनर्जी h है, किसी ने तो उस पर पड़ा मेटल सरफेस पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत है जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, और फिर कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने। इससे उन्होंने आइंस्टीन ने थ्योरी दे दी कि h इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम हो जाती है तो के मैच कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो बहुत सारी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के हो सकते हैं। आइंस्टीन ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की भी देख करके उन्होंने कहा, राइट ना। तो वो इलेक्ट्रॉन फोटॉन में चैप्टर, इसी में अपन इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, उसके स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें भी IIT JEE में, नीट में, PMT में आती रही हैं। और उसको मैं मैथमेटिकली इंजीनियर होने की वजह से मैं इंजीनियरिंग में भी इसके वाइड एप्लीकेशंस है। आप देखे होंगे कि जब आजकल तो बहुत ICU भर्ती होते हैं कोरोना की वजह से, तो आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जिसमें है, आप देखे होंगे वेव देखी है, उसमें इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर भी है जिसको समझना होता है। उनके डिवाइसेस काम करती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का चेकअप करते हैं। आप देखिए कि तो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इसमें पढ़ सकते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन के स्पेशली चार्ज निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने के लिए आपने देखा होगा कि मेथड्स दे रखी हैं। जे फंक्शंस एक्सपेरिमेंट है जिससे स्पेसिफिक चार्ज निकाल सकते हैं। वेन बिजमास स्पेक्ट्रोग्राफ है, वेन बिजमास स्पेक्ट्रोग्राफ से भी अपन तय कर सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज निकाल सकते हैं। मिल्कॉन सायर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ग्रेट एक्सपेरिमेंट, जिससे चार्ज निकालने के लिए उन्होंने डिवाइस बनाई, मेजर किया और फिर दुनिया के लोगों को बताया। इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, डायरेक्टली अच्छा कोई फिजिकल बैलेंस नहीं आता है इलेक्ट्रॉन के मास को अपन तोड़ लें। तो इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने देखा है कि डुअल नेचर ऑफ लाइट है, जिसमें डी ब्रॉगली ने एक थ्योरी दी थी डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट जो होती है वो दोगली होती है, डबल कैरेक्टर की होती है। वो क्या करेगी कि वेव जैसा भी बिहेव करती है और पार्टिकल जैसा भी बिहेव करती है। तो डी ब्रॉगली, पुराने जमाने में साइंटिस्ट लड़ रहा है कि नहीं जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में चलती है। न्यूटन ने अपनी पार्टिकल थ्योरी दी तो कहा कि नहीं, प्लांक ने अपनी पार्टिकल थ्योरी दी तो वो पार्टिकल थ्योरी, अपनी अपनी लोग लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर डी ब्रॉगली ने समझाया कि नहीं, तुम लोग क्या लड़ते, ये तो कैरेक्टर है लाइट का जो कभी वेव जैसा बिहेव करता है। तुम एक्सपेरिमेंट के बेस पे आप प्रूव कर सकते हो कि ये वेव जैसा बिहेव करता है और वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो डिटेल में पढ़ेंगे। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है 12th बोर्ड के लिए, बहुत निहायत बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उससे वेरीफाई करना कि हाउ कि पार्टिकल जो होता है वो वेव जैसा कैसे बिहेव करता है, ये डिटेल में पढ़ने के लिए मिल जाएगा।
इसी में और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं जब खाली रहता हूँ तो जानता हूँ कि ये कंपटीशन में आ सकता है, बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, तो इसी में मैं इससे लिंक जो एक्सरे पढ़ा दूंगा। एक्सरे जो डॉक्टर बनते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मोजलेस ला पढ़ा दूंगा, एक्सरे कैसे कंटिन्यूअस एक्सरे जनरेट होती हैं, कैसे इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या चीज़ें हैं, उनके ग्राफ हैं, उनके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, हाउ एक्सरेज बिहेव विद मटेरियल मीडियम। तो ये चीज़ें डिटेल में हम पढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे कि आप पढ़ लें। ये आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, किसी प्रोटॉन जब चलते हैं किसी इलेक्ट्रॉन पर पढ़ते हैं, तो आप देखा कि वो इलेक्ट्रॉन खुद भी स्कैटर्ड हो जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं कंपनी इफेक्ट, जिसको हम डिटेल में पहले पुराने समय में पढ़ाते थे डिटेल में, जब समय रहता था, कुछ चैप्टर एडेड नहीं थे, मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहता था, तो नॉलेज को रखने से क्या फायदा, बच्चों के ऊपर फोर्स कर दो, अगर वो इंटेलिजेंट बच्चा तो उसको गैस कर लेगा। और साइंस के लिए कोई ये नहीं है, कभी भी अगर कोई अच्छा सिखाने वाला, चतुर चालाक मास्टर हो, सिखाने वाला तो कभी भी सिखा सकता है। मैंने प्रूफ करके दिखाया कि 7th के बच्चे को मैंने वो पढ़ता था, तो फिर जब वो केमिस्ट्री की क्लासेस में गया, 12th की 11th की केमिस्ट्री क्लासेस, तो वो जब वो साल भर पढ़ा, उसको 11th की केमिस्ट्री बनने लगी। 7th क्लास के स्टूडेंट को जाकर के 11th की केमिस्ट्री बनने लगे। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर उसका माइंड टिंकल करता है और वो कर सकता है, तो पॉसिबल है, तो कर सकता है। तो साइंस को पढ़ने के लिए अपना माइंड है, अगर डेवलप्ड माइंड है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन का चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में। इसके बाद जो चैप्टर है उसमें है एटम, एटम न्यूक्लियस। एटम न्यूक्लियस का जो चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे लोग कह लेते हैं कि उसमें पढ़ लिया केमिस्ट्री में, मगर मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी तरफ से भी डेराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई सिस्टम में जो सारे डेराइवेशन होते हैं, जैसे बोहर से एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है, तो बोहर से एटॉमिक मॉडल से बहुत सारे डेराइवेशन हैं, और वो डेराइवेशन थंब रूल के रूप में मैं डेराइव करके देता हूँ, रिजल्ट टाइप के फार्मूले डेराइव करके और बच्चों को याद करा के न्यूमेरिकल डेटा करके प्रैक्टिस कर लेते, तो फार्मूला रेडी रहता है। जो सबसे बड़ी इसमें चालाकी, जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ढेर सारे न्यूमेरिकल हमने एक ही फार्मूले से कर रखा है, तो वो रिमेंबर हो जाता है, परमानेंसी हो जाती है, वो उनके बच्चों के फार्मूले हो जाते हैं। यू ऑनर ईच एंड एवरी फार्मूला, जो कि खास करके आपकी लाइफ बनाते हैं, तो अगर आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तभी वो याद रहेगा, और नहीं तो फिर वो बुलबुले की तरह अभी पढ़ो फिर भूल जाता है। तो जैसे बुलबुला बना पानी में, फिर वो अपना डिसअपीयर हो जाता। सो दैट इज मेरा अपना ओपिनियन है कि एटम मैथमेटिकल है, उसकी प्रॉपर्टीज, एटम की प्रॉपर्टीज साथ पास्टुलेट्स हैं, तमाम डिफरेंट थ्योरीज हैं, बोहर से एटॉमिक मॉडल से डेरिवेशंस हैं, समरफील्ड थ्योरी है। अब थोड़ा सा एसपीडीएफ फिजिक्स में नहीं है कि एसपीडीएफ पढ़ने के लिए केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, अपने को फिजिक्स पढ़ना है, केमिकल बहुत जाने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है एटम का, तो सेंट्रल पार्ट है, तो उसमें न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, तो हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। उनमें न्यूक्लियर फोर्स है, उनको बॉन्ड करने के लिए कौन सी ताकत है, तो वो न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। आपने 10th में न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लिया, थोड़ा सा फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस आपने पढ़ लिया है, तो इससे थोड़ा केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप बहुत सारे उनके फिजिकल क्वांटिटीज, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। जब आप फिशन फ्यूजन रिएक्शन पढ़ेंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ का जो डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसके एप्लीकेशंस न्यूक्लियर रिएक्शंस के, जैसे आपने आपके कोर्स में हो सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं, कैसे फंक्शन करता है, उसका फिजिकल बहुत ज्यादा उसमें नहीं, फिजिकल फिनोमेना कैसे हैं, व्हाट इज न्यूक्लियर होलोकास्ट, ये डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं न्यूक्लियस के चैप्टर में। तो ग्रेट चैप्टर है, उसको पढ़ने की जरूरत है, और ये फिजिक्स तो इम्प्रूव करेगा, केमिस्ट्री भी इम्प्रूव कर रहा, इसलिए इसको इस समय देने की जरूरत है अच्छे से। कई बार रहता है कि लास्ट में पढ़ रहे होते हैं, उसको इग्नोर करने लगते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, जेई में इजी क्वेश्चन आ रहा है। तो जब इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो अपन आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं, मार्क्स तो नहीं है नीट में भी।
तो इसको पढ़ने की जरूरत है। फिर एक चैप्टर है सॉलिड्स एंड सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस। सॉलिड्स एंड सेमी कंडक्टिंग डिवाइस। आप जब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे एक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे उनके बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इम्परफेक्शंस पढ़ेंगे। ये डिटेल में केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री मुझे लगता है कि वो फिजिक्स का ही पार्ट हो सकती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस जो है वो आप इसमें पढ़ेंगे। पी टाइप और एन टाइप के सेमी कंडक्टर्स बनाते हैं। जब हम लोग किसी जर्मेनियम सिलिकॉन में पेंटावेलेंट या डाइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इससे अपने को पी टाइप के और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो पी एन डायोड बनते हैं, फिर उससे से ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं। आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन में, दुनिया के मॉडर्न फिजिक्स में ट्रांजिस्टर्स का बहुत यूज है। अब आज की डेट में नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। हम लोग अगर अच्छे इंटेलिजेंट हो जाएं कि हो सकता है मेरी लाइफ में इंटेलिजेंट हो जाए और इंडिया जो है ये कर सके कि मुझे चाइनीज आइटम नहीं खरीदने, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और इस डिवीजन के भी बच्चे तैयार हो जाएं, अपने खुद सेटअप तैयार करें, अपनी खुद की फैक्ट्री तैयार करें। मैं तो लास्ट 4 देखिए से संघर्ष करता रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब, क्योंकि पूरा फैमिली से ज़्यादा बिलोंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि पर फिर भी आप सब लोग अच्छा पढ़ लिख करके तैयार हुई और नेशन के लिए खड़े हो जाइए। इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। और अपना खुद का सेटअप करिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको इसमें है। एम्पलीफायर्स हैं, कैसे काम करते हैं एम्पलीफायर। बिना एम्पलीफायर के आप देख रहे होंगे कि कोई आज की डेट में जितने भी फोन मोबाइल्स हैं ये सब चीज़ें काम नहीं करती। तो एम्पलीफायर्स हैं, इसी में ऑक्सीलेटर्स हैं। ऑक्सीलेटर्स वो डिवाइसेस हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देती हैं। और ऑक्सीलेटर ही बाद में टेलीकम्युनिकेशन में काम करता है। आप देख रहे होंगे कि हमने कहीं पे टेलीविजन प्रोग्राम कर दिया, कोई प्रोग्राम कर दिया, फिर वो किसी टावर के थ्रू ट्रांसमिट होकर फिर जाता है, फिर रिसीवर में आता है। जैसे आज हम लोग काम कर रहे होते हैं, देखिए कि कैसे ये फंक्शन करता है। हमने यहाँ पे लेक्चर दिया, आप सुन रहे होंगे, अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे। अगर केवल इतना ही जान जाए तो ये चीज़ों का मीनिंग समझ में आ जाए। फिर इसके बाद है बच्चों एक चैप्टर है, वो है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे ट्रांसमिशन होता है चीज़ों का, वेव पर कैसे ट्रांसफर होती हैं। पुराने समय में हम कोई संदेश देना होता तो ध्यान करिए, एक पुराने समय में कि एक तोते को हमने चिट्ठी लिख करके उसके मुंह में दे दिया कि जाओ फलाने जगह दे देना, राइट ना। तो वो अपना चिट्ठी लेके चला जाता था, डाकिया रहता था, ठीक है। आज की डेट में अब डाकिया और उसका नहीं है, हम लोग मोबाइल से लिंक्ड हैं सीधे। अरे भाई मोदी कोई प्रोग्राम देते हैं तो डायरेक्ट हम टेलीविजन पे देख लेते हैं। कोई प्रोग्राम आते हैं नेशनल इंटरनेशनल, सैटेलाइट चैनल्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, आसानी से हम लोग तो मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी थोड़ा समझना, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। व्हाट इज डिजिटल, व्हाट इज एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग, ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके राइट, आज की पीरियड इतनी ही। थैंक यू। कल मिल रहे हैं फिर से अपने टाइम में, और फिर से लिंक होना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं। ठीक 4 बजे आप फिजिक्स के लिए मिलना है। और बिल्कुल 4 बजे मेरी क्लास इनिशिएट हो जाएगी। आप सारे बच्चों को आज ही सारा मैसेज कन्वे कर दीजिए अपने जो कि इंजीनियर BM शुक्ला की क्लासेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो अपना मोबाइल से लिंक कर ले। ठीक है, थैंक यू। ओके।